ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट प्रीलिम्स के लिए मिल जाते हैं, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग के लिए, निबंध के लिए और इंटरव्यू के लिए हर जगह मदद पहुंचाता है ये पार्ट आपका। और एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से मिलती है। तो विदेश नीति में निरंतरता के आसार, जिस तरह से आप देखते हैं कि लोकसभा का रिजल्ट आया ना, और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी को भी अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला है। उसके जो सहयोगी दल है ना, जिसे एनडीए कहते हैं, उन्हें बहुमत मिला है। केंद्र में नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि 2 कार्यकाल में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद इस बार उन्हें कुछ हद तक सहयोगी दलों के भरोसे रहना पड़ेगा। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद मोदी के पहले संबोधन में यह झलक कि सुधारों की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक परिदृश्य पर जनादेश की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, मगर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सक्रियता को लेकर कुछ विशेष नहीं बदलेगा। विदेश नीति के मोर्चे पर निरंतरता ही दिखाई पड़ेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की छाप भी दिखेगी। भारतीय शासन प्रणाली विदेश नीति में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रियता की विशेष गुंजाइश देती है। और यही कारण है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक यह सिलसिला लगातार काम रहा है। पीएम मोदी ने विदेश नीति में विशेष रुचि लेते हुए उसे और गतिशील बनाया। उन्होंने अतीत की कई हिचक तोड़ भविष्य की दृष्टि से कई साहसिक फैसले भी लिए, और जिनका भारत को व्यापक रूप से लाभ मिला है। विदेश नीति मुख्यतः राजनीतिक दबावों से मुक्त रहती है। गठबंधन की सरकारों में भी यह रवैया देखने को मिला है, और अपवाद शरीकी स्थितियों में गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में कुछ समायोजन या तत्कालिक समझौते करने पड़ते हैं। जैसे मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश के साथ नदी जल से जुड़े एक समझौते को लेकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन गठबंधन में सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के दबाव के चलते सरकार को अपने दम पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। कभी कभार द्रमुक जैसे दल के दबाव का असर भारत की श्रीलंका नीति पर भी देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कोई संभावित दबाव मोदी सरकार पर देखने के आसार नहीं है। एक तो आप देखते हैं कि भाजपा बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और वह समर्थन के लिए जदयू और तेलुगु देशम जैसी जिन दलों के समर्थन पर कुछ हद तक निर्भर रहेगी, उनके किसी पड़ोसी देश के साथ हितों पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि सरकार को अपना रुख रवैया बदलना पड़े। भारत की विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान हमेशा से महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, और इन देशों के साथ दृढ़ता से निपटना मोदी सरकार की एक विशेषता रही है। और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक और चीन के खिलाफ डोकलाम और लद्दाख जैसे उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। चूंकि मोदी का राजनीतिक आधार मामूली रूप से सिकुड़ा है, तो देखना होगा कि इस मोर्चे पर कैसी परिस्थितियां आकार लेती हैं। चीन और पाकिस्तान संभवतः इसका आकलन मोदी के कमजोर होने के रूप में करें, भारत को परेशान करने का प्रयास करें, लेकिन उनके किसी भी दुस्साहस का पूर्व की तरह कड़ा जवाब ही मिलेगा। पाकिस्तान चीन के मसले पर भारत में किसी भी सरकार को सदैव व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है, चाहे पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के लिए छिड़ा संघर्ष हो या कारगिल युद्ध। उस समय के विपक्ष ने भी तत्कालीन सरकारों का सहयोग किया है। ऐसे में उम्मीद है कि चीन और पाकिस्तान के मामले में मोदी के निर्णायक फैसलों वाली नीति कायम रहेगी। और आप देखिए कि जो बाहरी मामले होते हैं उस पर तो हमारा पूरा देश एक रहता है, और इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री की एक चुनौती अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से तालमेल बिठाने की होगी। विदेश नीति ऐसा संवेदनशील विषय है, इसमें कई कारकों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, और संतुलन के ऐसे समीकरण बनाने पड़ते हैं कि एक पक्ष को साधने के फेर में कहीं दूसरा साथी न छिड़क जाए। वैश्विक नेताओं के साथ अपने सहज रिश्तों के माध्यम से मोदी राष्ट्रीय हितों को पोषित करने में सफल रहे हैं, लेकिन निरंतर बदलती एवं विभाजित दुनिया में उनके लिए यह काम और कठिन होगा। जहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं पश्चिमी एशिया में टकराव के नए मोर्चे खुल रहे हैं। अमेरिका चीन के बीच भी तल्खी निरंतर बढ़ने पर है, और इस बीच भारत ने रूस का साथ ही उनके विरोधी पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखा है। पश्चिम एशिया के संघर्षों में उसने इजरायल को भी अकेला नहीं छोड़ा, और उसके विरोधी देशों के साथ भी संबंध बढ़िया बनाए रखे हैं। ऐसी स्थितियों में मोदी के लिए भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप के आर्थिक गलियारों के निर्माण को गति देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, और जिस पर आप देखते हैं सहमति गत वर्ष नई दिल्ली के G20 सम्मेलन में बनी थी। चुनाव के दौरान ही सरकार ने ईरान से चाबहार बंदरगाह के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया, और आप देखेंगे कि
वह भी तब जब अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, और इसे लेकर भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। और क्योंकि आप देखिए वह चाबहार की महत्ता को समझता है, और यदि भारत उसके लिए आगे नहीं आता तो चीन इस अवसर की ताक में ही बैठा था। और इस अनुबंध का श्रेय मोदी की दूरदर्शी एवं व्यवहारिक विदेश नीति को जाता है। और आप देखिए एक ऐसे समय में जब सरकारों को 5 साल के सत्ता विरोधी रुझानों के चलते बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, उस दौर में भारत जैसे विशाल देश में 10 साल की सत्ता के बाद तीसरी बार सरकार बनने से जुड़ा मोदी जी का यह करिश्मा उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में और बढ़ोतरी करने जा रहा है। और आप देखिए चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में उनके कुशल आर्थिक प्रबंधन की भी खूब वाहवाही हुई है। कोविड महामारी से लेकर विभिन्न वैश्विक घटनाओं के समय सक्रिय रहे मोदी ने अपनी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। अब तीसरी बार पीएम बनने की उनकी उपलब्धि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों को चमत्कृत करेगी। इसका लाभ भारत को भी उसी अनुपात में मिलेगा। तीसरे कार्यकाल में मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का वादा किया था। वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति भी संकल्पित हैं, और इन संकल्पों के तार अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता से भी जुड़े हुए हैं। मोदी के प्रभाव का लाभ भारत को व्यापार, रक्षा उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण पर भी मिलने की उम्मीद है। लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं। इनका नाम है हर्ष बी पंत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए घरेलू राजनीति पर गठबंधन की राजनीति का गठबंधन का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए अगर 2014 में 2019 में गठबंधन की सरकार होती, मोदी जी को अपने बहुमत पर, बीजेपी को अपने बहुमत पर, अपने दम पर बहुमत ना मिलता, तो किसी भी तरह से आप देखते हैं कि 370 ना हटा पाते, और किसी भी तरह से सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून ना बना पाते। ये हकीकत बात है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो रहे हैं, और बीजेपी का एक और मुद्दा हमेशा से रहा है। तो पहले उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि गठबंधन में थे वो। और अब देखिए 2014-2019 में पूर्ण बहुमत था, तो उन्हें लगा कि अगर कोई गुस्सा भी होता है तो हो जाए, क्या उखाड़ लेगा हमारी सरकार थोड़ी कर रही है। भाजपा को बदलनी होगी रीति नीति। ये आप देखिए राजद जनादेश तो राजद के शासन का है, किंतु बहुमत से पीछे रह जाना भाजपा के लिए बड़ा आघात है। देख सकते हैं अब बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं दुनिया भर के। पढ़ना हो, राजनीति में दिलचस्पी हो तो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रकृति से प्रेरणा। सुख और दुख जीवन के दो चक्र हैं। इनमें से कोई भी चक्र सदैव नहीं बना रह सकता है। फिर भी दुख की अवस्था में हमारा मन अवसाद से भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रकृति से सीख लेने की आवश्यकता होती है। पतझड़ के समय जब पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं तो यह वृक्ष का अंत नहीं है एक तरह से, और वृक्ष धैर्यपूर्वक बसंत की प्रतीक्षा करता है जब नई कोपलें दस्तक देती हैं। इसी प्रकार जब जीव जंतु शीत निद्रा से में चले जाते हैं तो अपने भीतर ऊर्जा संचित कर सक्रिय होने की तैयारी करते हैं। और देखिए जीवन में जब भी आगे की कोई राह ना सूझे तब हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। परिस्थितियों से अनुकूल होकर हम अपने भीतर की ऊर्जा और रचनात्मकता को संरक्षित करें। जिस तरह प्रकृति हर कठिनाई के बाद नवजीवन को प्राप्त करती है, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हम हर दुख के बाद सुख और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। प्रत्येक कठिनाई अस्थायी, और हमें अपनी संभावनाओं को पहचान कर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए जीवन के हर पल को स्वीकारें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। प्रकृति के इस सजीव उदाहरण से प्रेरणा लेकर हम तमाम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को फिर से जागृत कर सकते हैं। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृति को एक गहन शिक्षा के रूप में वर्णित किया है। प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रकृति को अपना शिक्षा बनने दो, और उनका दर्शन यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन, खुशहाली और रचनात्मकता के लिए हमें प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए उसका समाधान संभव है। हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, बशर्ते हमें प्रकृति के सानिध्य में रहकर उससे प्रेरणा लेनी सीखें। क्या लेना सीखें? अच्छा कॉलम, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, जरूर पढ़ा करिएगा। और आजकल आप देख रहे हैं जहाँ देखो वहाँ बात तो चल रही है इसी की, प्रकृति की। गठबंधन की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारी यही बता रही है कि गठबंधन सरकार आकार लेने जा रही है। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। चूंकि भाजपा बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल और शिवसेना समेत अन्य आप देखते हैं सहयोगी दलों के साथ उसके लिए सरकार चलाना कहीं अधिक आसान होगा। इसके बाद भी इतना तो है ही कि प्रधानमंत्री मोदी
पहली बार गठबंधन सरकार का संचालन करेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तहत कार्य करने के कारण वह ऐसी सरकार के संचालन के तौर तरीकों से अवगत हैं, लेकिन स्वयं उनके लिए ऐसी सरकार चलाना एक नया अनुभव होगा। गठबंधन सरकार का संचालन उनकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की राजनीतिक कौशल की परीक्षा लेगा, और इस परीक्षा में आप देखिए उन्हें खरा उतरना चाहिए, क्योंकि उनके पास चुनौतियों के बीच देश की समस्याओं का समाधान करने की आप देखते हैं कि एक राजनीतिक दृष्टि है। गठबंधन सरकार के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है, और इसमें समस्या तब आती है जब घटक दल अनुचित मांगे मनमाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश भी कह रहा है और बिहार भी कह रहा है, नीतीश कुमार ये तो दबाव डालेंगे, पक्का है, जाति आधारित जनगणना का दबाव डालेंगे। अतीत में आप देखते हैं कि नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों की कुशलता से संचालन भी किया और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह ने भी 10 वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह से कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा, और इसी के चलते एक बार उन्हें यह कहना पड़ा कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। भाजपा उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ साथ समाज और देश के हित में यही है कि नई गठबंधन सरकार को सहयोगी दलों के अनुचित राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़े। वैसे तो राजग के प्रमुख घटक जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी पहले ही भी मोदी सरकार के साथ रह चुकी है, लेकिन तब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था और आशा की जाती कि उनकी खबरों में कोई सच्चाई नहीं होगी, और जिनके तहत यह कहा जा रहा है कि सहयोगी दल अमुक मांग कर रख रहे हैं। निसंदेह यह समझ आता है कि घटक दल अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करने के समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को भी ओझल नहीं करना चाहिए, या उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले। इसलिए आवश्यक तो राजद के संयोजक की भी नियुक्ति की जानी चाहिए। और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे थे या गुजरात दंगे हुए थे, सबसे पहले मोदी जी को एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी से मांग कर रहे थे, या आप देखते हैं कि इस्तीफा मांग कर रहे थे, किसका? मोदी जी का। और आप देखिए 2013 में नीतीश कुमार इसीलिए अलग हो गए थे जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो नीतीश कुमार ज्यादा भरोसा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कर पा रहे होंगे। सावधानी आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले के सहस्त्र ताल में रास्ता भटके ट्रैकर दल के 9 सदस्यों की मौत की घटना के बाद उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन गतिविधियों में सावधानी का विषय भी इससे चर्चा के केंद्र में है। दरअसल राज्य का उच्च हिमालयी क्षेत्र विषम परिस्थितियों वाला है, जहां मौसम पल पल में बदलता रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि ट्रैकर से लेकर साहसिक पर्यटन गतिविधियां संचालित करने वाले विभागों के स्तर पर अतिरिक्त सजगता और सावधानी बरती जानी चाहिए। इसी मोर्चे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि कई बार ट्रैकर दल बिना वन विभाग व पर्यटन विभाग से अनुचित लिए हिमालयी क्षेत्र के ट्रक रूट पर निकल जाते हैं। इसका पता कई बार तो कोई घटना होने पर ही चलता है, और जिससे संबंधित ट्रैकर दल की जान तो जोखिम में रहती है, सरकारी मशीनरी को भी रेस्क्यू के लिए खास मशक्कत करनी पड़ती है। यकवा ट्रैकिंग के लिए नियम पहले ही से ही बने हुए हैं, लेकिन आवश्यकता इनका अनुपालन करने और कराने की है। यानी आप देखते हैं कि जिम्मेदारी ट्रैकर और संबंधित विभाग दोनों की है। दरअसल उच्च हिमालयी क्षेत्र के ट्रक रूट और वहां की नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से ही साहसिक पर्यटन के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। यह बात अलग है कि राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग जैसी साहसिक पर्यटन विधियां सीमित संख्या में होती हैं, लेकिन इसमें भी नियमों की अनदेखी होती आई है। यहाँ यही चिंता का विषय भी है। राज्य में साहसिक पर्यटन गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी स्तर पर नियमों की अवहेलना ना हो। ट्रैकर दल इनका पालन करे और संबंधित विभाग अनुपालन के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करे। सुरक्षित साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए यह आवश्यक भी है। ये महिलाओं को नई सरकार से उम्मीद। आज हम लोगों ने आज सुबह ही बात की थी कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुन के आई हुई हैं। आप लोग नीचे बताइए। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में बनने जा रही राजग सरकार से महिलाओं को काफी उम्मीद है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत महिला विकास से महिला के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ा है।
चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान हो, व्यवसाय हो या राजनीति, देश में अनेक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज वे हर क्षेत्र में आकर नेतृत्व भी कर रही हैं। तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत की महिलाओं ने सफलता का परचम लहराया है। इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% है। ये आंकड़ा आप लोग निबंध में और आंसर राइटिंग में बता सकते हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। महिला पायलटों की संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है, ये भी बता सकते हैं। वर्तमान में वायुसेना में महिला पायलट लड़ाकू विमान चला रही हैं। वहीं बैंकों ने जिन करोड़ों लोगों को लोन दिया, उनमें से करीब 70% लाभार्थी महिलाएं हैं, ये भी आप लोग बता सकते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। मोदी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई नई नई योजनाएं लाए, जिनमें उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हुई। सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया, करोड़ों शौचालय बनाए गए। महिलाओं को ध्यान में रखकर आरंभ की गई पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ कनेक्शन महिलाओं को दिए गए। जो सरकार की तरफ से पहल की बात होती है ना, तो इन योजनाओं का आप नाम बता सकते हैं। और इसमें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से महिलाओं को संरक्षण प्रदान हुआ। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली है, ये उदाहरण दे सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत बने 3 करोड़ से अधिक घर महिलाओं के नाम है, ये बता सकते हैं। जनधन खातों के जरिए वित्तीय तंत्र का मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल होने से भी उनमें स्वावलंबन की भावना बढ़ी है। महिलाओं के नेतृत्व में हजारों स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय आप देखते हैं कि कितना 1 लाख रुपए करने के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई है, ये भी बताइए, आप लोग बताते रहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नारी शक्ति का निर्णय शक्ति और भारत के उत्थान में उनके योगदान की सराहना की है, ताकि वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। विकसित भारत में आदि आबादी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने देश की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। पिछले 10 वर्षों में महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से काफी आगे निकल चुकी हैं। इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण पीएम मोदी देश हित में कई बड़े निर्णय अपने सहयोगियों की सहमति के बगैर नहीं ले सकते हैं। ऐसे में नई सरकार को मिलकर महिलाओं के प्रति सम्मान का स्तर बढ़ाकर समानता की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सब पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, और यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग में बताना है, लिखना है, और क्या करना है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। अब आप देखिए फिर से क्षेत्रीय पर उभरते क्षेत्रीय दल। वर्ष 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपनी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु दोनों ही बार उसने अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम इस बार बेकार आए कि उसे गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य में इतना अंतर अवश्य आया है कि कई दशकों के बाद क्षेत्रीय दलों पर केंद्र में सरकार बनाने की निर्भरता फिर से उभरी है। चलिए, ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। लीचड़ और कीचड़ खरी खरी तंज कसा जाता है। अभी आप देखते हैं यही आएगा, ये राजनीति की बातें हो रही हैं, तो जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं अगर दिलचस्पी है आपकी। तो ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। एक मुझे जनसत्ता का आर्टिकल बड़ा अच्छा लगता है, जैव विविधता बचाने की चुनौतियां, और बड़ा अच्छा लिखा जा रहा है। इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए, एडिटोरियल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपका यूपीएससी की मांग भी करता है इस तरह के, और यूपीएससी के लेवल का है। भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व के 34 जैव विविधता क्षेत्रों में से 4 भारत में। इसी प्रकार विश्व के 17 मेगा डायवर्सिटी देशों में भारत शामिल है। और इस प्रकार जैव विविधता न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार निर्मित करता है, बल्कि देश में आजीविका को भी आधार प्रदान करता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे 103 राष्ट्रीय उद्यान, 510 वन्यजीव अभ्यारण्य, 50 टाइगर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 3 कंजर्वेशन रिजर्व, 2 सामुदायिक रिजर्व की स्थापना। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यवाही योजना तैयार की गई है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक योजना 2010-11 से 20 के अनुकूल है। इसे 2010 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बैठक में स्वीकार किया गया। मुझे लगता है कि 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस एडिटोरियल को हम लोगों ने कल कवर किया हुआ था 5 तारीख को। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, 5 जून की। आज का एक जनसत्ता में बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा हुआ है, वो है जल संकट से संबंधित विकास की बात हो रही है, और इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा और कल वाले को जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। और मैं तो कहता हूं कि जनसत्ता का
डेली का एक एडिटोरियल, ये जो आप लोगों को बताता हूँ, इसे जरूर आप लोग सुना करिएगा, देखा करिएगा। बढ़ता जल संकट न केवल पर्यावरण की दृष्टि से चिंता का विषय है, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास में भी बाधक है। घटते जल स्रोत और पानी की बढ़ती मांग से मानव जीवन तथा आर्थिक विकास में अस्थिरता बढ़ रही है, और इससे इंसानी जीवन और पशु पक्षियों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। बढ़ते जल संकट में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इसका सामना सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन, पर्यटन, पशुपालन उद्योग, बागवानी, मत्स्य उद्योग, डेयरी उद्योग समेत अन्य क्षेत्रों में पड़ रहा है। आज दुनिया की एक तिहाई आबादी के पास पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि इस समय हर दूसरा व्यक्ति पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। दुनिया में लगभग 73.3 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां जल की समस्या बेहद गंभीर है। वैश्विक स्तर पर आप देखिए 2050 तक स्वच्छ जल की कुल मांग में 30% की बढ़ोतरी का अनुमान है। एक बात आप लोगों को बता दूं, जो इसके आप देखते हैं कि समस्या चिंताएं हैं पानी को लेकर, जल संकट को लेकर, उन्हें आप लोग बताया करिएगा इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ रहा है। और कोई अगर रिपोर्ट दे रही कोई संस्था, जैसे संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उनका भी आप लोग वहां उल्लेख कर दिया करिएगा। और विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि स्वच्छ जल की कमी से हर वर्ष 260 अरब डॉलर का नुकसान होता है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था में भी जल संकट अवरोधक है। यह नागरिकों के पेयजल के नैसर्गिक अधिकार को जोखिम में डाल रहा है, साथ ही देश के लाखों लोगों को की जीविका का जोखिम पैदा कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों को समाप्त कर रहा है। वैश्विक स्तर पर कुल सृजित नौकरियों में 4 में से 3 का आधार जल है। ऐसे में बढ़ते जल संकट से नौकरियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देश में पहले से बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर है, और ऐसे में जल संकट में से बेरोजगारी दर में बेहताशा वृद्धि होगी। और विश्व बैंक के बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, आप लोग देखते भी रहते होंगे। चलिए आप लोग बताइए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। और औद्योगिकरण की और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से जल की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी ओर आप देखिए, जल की आपूर्ति बड़ा पानी की संभावना बहुत सीमित है। भूजल स्तर पर लगातार घट रहा है, और शहरों में जल संकट बढ़ने से वहां का आर्थिक विकास भी बाधित होता है। जल आधारित खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होती है, और जिससे महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, और जिससे गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होती है। जल जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं। स्वच्छ जल की कमी से श्रम शक्ति की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। और आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर आर्थिक बोझ पड़ता है। वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट से दुनिया के गंभीर जल संकट का सामना करने वाले 17 देशों की सूची में भारत का जिक्र भी है। और कई बड़े आप देखिए शहरों में जल संकट एक गंभीर चुनौती है। भारत का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बेंगलुरु इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। और वहाँ के डे जीरो जैसे हालात देखने को आप देखते हैं कि मिल सकते हैं। और इसका स्कूल, कॉलेजों और रेस्टोरेंट, होटलों के व्यवसाय पर आप देखते हैं कि क्या बुरा असर पड़ रहा है। और यह स्थिति केवल बेंगलोर की ही नहीं है, बल्कि भारत के कई बड़े शहरों की है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कई और बड़े शहरों में जल संकट बढ़ेगा। कई शहर ड्राई जोन में शामिल हो जाएंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट से भी भारत के 13 राज्यों में डे जीरो की आशंका जताई है। और आप देखेंगे डे जीरो शहरों में जल आपूर्ति की निर्भरता अन्य साधनों पर हो जाती है। और भारत में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति न होने से काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों की पर्याप्त जल की आपूर्ति न होने से मृत्यु हो जाती है। ये समस्या ही है, ये बता सकते हैं आंकड़े। आप लोग इस संस्था की रिपोर्ट की उल्लेख कर सकते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 18% भारत में निवास करती है, जबकि भारत के पास 4% जनसंख्या के लिए जल की उपलब्धता है। ये सभी आंकड़े, तथ्य नोट कर लीजिए, ये आंसर राइटिंग में काम आएंगे और निबंध में भी काम आएंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले वर्ष भारत में करीब 9.1 करोड़ लोग स्वच्छ जल तक पहुंच से वंचित रहे। विश्व बैंक ने अपने 2016 की क्लाइमेट चेंज वाटर एंड
इकोनॉमी नामक रिपोर्ट में दुनिया को आगाह किया था कि जल संकट से जूझ रहे देशों को 2050 तक आर्थिक विकास में संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लोग जागते नहीं हैं। जल संकट के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन से वर्षा चक्र में हुए बदलाव, अनियोजित शहरीकरण में तीव्र वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, शीतल पेय पदार्थों की नियमित निर्माता कंपनियों द्वारा अत्यधिक भूजल का दोहन, जल विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती संख्या, नदियों पर बांधों का निर्माण, जल सिंचित कृषि में समुचित प्रबंधन का न होना और पेड़ों की अत्यधिक कटाई। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं जो जल संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। जल के बिना मानव का विस्तार और आर्थिक विकास में संभव नहीं है। जल से उत्पन्न समस्या सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करती है। खाद्य उत्पादकता घटती है, किसानों की आय में गिरावट आती है, खाद्य सुरक्षा में संकट बढ़ जाता है और इससे देश में गरीबी, असमानता और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है और देश में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका है। साथ ही ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है। जल संकट पर्यटन स्थलों को प्रभावित करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। देश को औद्योगिक विकास और उत्पादन में गिरावट तथा इस क्षेत्र से जुड़े रोजगार घटते हैं। बाह्य और आंतरिक व्यापार के साथ कई सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियों और योजनाओं में बाधा आती है। जल और आर्थिक विकास के लिए आप देखिए मौलिक स्रोत उपलब्ध कराता है। यह मानव और देश की अर्थव्यवस्था की जीवन धारा है। जल संकट और घटते जल स्रोत दुनिया भर के सभी समुदायों के अस्तित्व को संकट में डाल देते हैं और डाल रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जितना जल्दी हो सके जल के अतार्किक दोहन को रोका जाए। नए कानून बनाकर जल के दोहन को सीमित करना होगा। जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आजादी के समय से वर्तमान तक के सभी तालाबों, कुओं और छोटी नदियों को शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित करते हुए उनका जीर्णोद्धार करने की योजना बनानी चाहिए। अब आप देखिए, आपको समाधान बता रहे हैं जल संकट के, ये भी नोट करना है आपको और इनका भी उल्लेख वहां आपको करना है। जल आधारित उद्योग, कारखाना, शहरी क्षेत्रों में कृषि और बागवानी क्षेत्र हेतु अवशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में कुओं, तालाबों, छोटी नदियों को गोद लेने की पहल करनी चाहिए। जल संरक्षण प्रहरी नियुक्त करके लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। समुचित जल प्रबंधन के लिए बजटीय प्रावधान करना चाहिए। अगर जल संकट को समय पर रोका नहीं गया तो आर्थिक विकास बाधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा आर्थिक विकास। तो इस तरह से आप देखेंगे। ये है आज के संपादकीय पाठ की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।